तो जनादेश का इंतजार हर किसी को है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ईवीएम मशीन है, माना जा रहा है कि 20 मिनट के बाद पहला रुझान आना शुरू होगा। हालांकि पोस्टल बैलेट जो होते हैं उनकी गिनती पहले होती है, लेकिन फिर भी 11 बजते बजते एक रुझानों की पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। और इन सब के लिए हम उससे पहले चर्चा लगातार कर रहे हैं कि स्थितियां हर राजनीतिक दलों के भीतर क्या है, या फिर उन गलियों और उन घरों को टटोल रहे हैं जहां हेडक्वार्टर में कितनी चहल पहल है। हम आपको कालिदास मार्ग लिए चलते हैं। कुमार अभिषेक, कोई चहल पहल? प्रसून जी, 5 कालिदास मार्ग के बाहर मैं खड़ा हूं। ये वही जगह है जहां जब साइकिल जो चुनाव चिन्ह है जब वो अखिलेश यादव को दी गई थी तो उसके बाद से यहां सेलिब्रेशन था, जबरदस्त आतिशबाजी हुई थी। लेकिन अभी सुबह का माहौल है। इस 5 कालिदास मार्ग पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। इक्के दुक्के मीडिया को छोड़ करके कोई एक शख्स तक यहाँ मौजूद नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तकरीबन 9 बजे के आसपास अपने इस 5 कालिदास मार्ग, जो कि उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है, यहाँ वो आ सकते हैं कुछ रुझानों को देख करके। अगर रुझान उनके पक्ष में हुए तो कुछ देर के बाद यहाँ चहल पहल होगी। और जैसा कि पोल सर्वे बता रहे हैं, और अगर वो पीछे रहे तो ये सन्नाटा और इसी सन्नाटे की तरह रह जाएगा। लेकिन कल हमारी जो बात हुई समाजवादी पार्टी के वैसे नेताओं से जो कि बहुत करीब माने जाते हैं अखिलेश यादव के, कल अखिलेश यादव सुबह एक बारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने क्लोज लोगों के साथ वहां उन्होंने मीटिंग की तकरीबन 2 बजे के आसपास। रात में भी कालिदास मार्ग में वो अपने क्लोज लोगों के साथ बैठे। कोई ने मानने को तैयार नहीं है कि पूरी बहुमत उनकी आ रही है। इनके जो करीबी लोग हैं वो भी खुद को 180 तक रख रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखना ये लाजमी है प्रसून जी कि आखिर यहाँ वो चहल पहल लौटती है कि नहीं। लेकिन अभी सुबह के इस वक्त में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 9 बजे के बाद ही मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, जब पहला रुझान आ जाएगा, कुछ रुझान आ जाएंगे। हाँ, कुछ रुझान आ जाएंगे और ये लगने लगेगा कि हम आ सकते हैं सत्ता में, या सत्ता बरकरार रह सकती है। लेकिन आइए हम जरा सुनाते हैं समाजवादी पार्टी के भीतर हलचल तो कई दिनों से चल रही है, यानी वोटिंग खत्म होने के बाद। मल्होत्रा क्या कह रहे हैं? परिणाम ऐसे आए जो उसके उल्टे हुए हैं। आज जनता अपना फैसला बनाएगी और 14 करोड़ जनता का फैसला होगा कि अखिलेश यादव प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो रविदास जी वही शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि उनको अपनी सीट पर कांग्रेस के वोट ट्रांसफर नहीं हो रहे, और उन्होंने ठीकरा जो है फोड़ दिया था कि जिस लहजे में गठबंधन हुआ है वो अनुकूल नहीं है। कुमार विक्रांत, आप कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर हैं। बताइए, क्या वहां तो एकदम खामोशी होगी? जी बिल्कुल, सुबह की खामोशी है। कहीं ना कहीं एग्जिट पोल का डर भी है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी की बुरी हाल की वजह यह है उत्तर प्रदेश में कि हमने बसपा से 1996 में समझौता किया और 125 सीटें लड़ी। उन्हीं राहुल गांधी ने 105 सीटों पर समझौता किया अखिलेश यादव से, और वहां पर भी अगर नतीजे एग्जिट पोल जैसे रहते हैं तो बुरी खबर है राहुल गांधी के लिए। लेकिन अहम बात यह है कि राहुल गांधी पूरे चुनाव में प्रसून जी लगातार मायावती को लेकर खामोश रहे हैं। अखिलेश यादव के बगल में बैठकर वो कहते हैं कि मैं मायावती की बहुत इज्जत करता हूं। चुनाव प्रचार में वो सिर्फ एक लाइन बोलते हैं कि वो लड़ाई में नहीं है, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। तो चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में और 2019 के राजनीतिक लिहाज से राहुल गांधी ने अखिलेश के साथ साथ मायावती को भी साधने की कोशिश की है। और अखिलेश यादव जब ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में राष्ट्रपति शासन न लगे इसके लिए वो कोई भी कदम उठाएंगे, तो क्या वो नई खिचड़ी पकने वाली है कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी की? लेकिन अहम बात बताइए कुमार विक्रांत, अगर एग्जिट पोल में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सत्ता आ रही होती तो राहुल गांधी मानते या नहीं मानते? कुमार विक्रांत जी, क्योंकि उन्होंने एग्जिट पोल को बिल्कुल खारिज कर दिया, सिरे से नहीं माना। लेकिन अगर इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीत रही होती है एग्जिट पोल में, तब वो मानते या नहीं मानते? देखिए, राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि एग्जिट पोल के पक्ष में वो नहीं है, वो एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं। तो अब लेकिन जब अपनी बात आती है कि हमारा मामला ठीक बन रहा है तो शायद मुस्कुरा जरूर देते, मानते या नहीं मानते ये तो बात की बात है। लेकिन एग्जिट पोल ने उनको परेशान जरूर किया है, राहुल गांधी को परेशान किया है, गांधी परिवार को परेशान किया है, कांग्रेस पार्टी को परेशान किया है, क्योंकि राहुल गांधी की ताजपोशी का वक्त लगातार लंबा होता जा रहा है। सोनिया गांधी सियासत से दूर होती जा रही है। पहला चुनाव है प्रसून जी कि उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य में
सोनिया गांधी ने 1998 में राजनीति में आने के बाद किसी भी तरह का कोई प्रचार नहीं किया, पूरी कमान राहुल गांधी के हाथों में थी। लेकिन अगर नतीजे ठीक नहीं आते हैं तो राहुल गांधी की ताजपोशी का वक्त जो है वो बढ़ने वाला है, या फिर कांग्रेस पार्टी के भीतर विवाद बढ़ने वाला है। इन सब चीजों को लेकर बातें बढ़ने वाली। हमारे साथ एक कांग्रेस के प्रवक्ता वर्कर मौजूद हैं जो बार बार प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने की मांग करते हैं, फिर यहां पहुंच गए। जगदीश जी, इसलिए आए क्या कि कांग्रेस हार जाएगी तो आप मांग एक बार फिर करेंगे कांग्रेस के लिए, प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ? देखिए, पूरे देश को मोदी के द्वारा गुमराह करा जा रहा है। कांग्रेस ना तो कभी हारी है ना हारेगी, लगातार हारती रही है। अभी आप देखिए ना, समय बदलता है। फिर क्यों कहते हैं कांग्रेस बचाओ, प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ? देखिए, प्रियंका गांधी को तो लाना ही है, वो देश का कांग्रेस का भविष्य है और राहुल गांधी को मजबूत प्रियंका गांधी कर सकती हैं। आपने देखा 2 दिन प्रियंका गांधी का आने के बाद चली, पूरे देश में हाहाकार मच गया था, तो उनको तो लाना ही है। और देश की धरोहर है कांग्रेस को, वही आगे ले जाएंगे राहुल के साथ मिलकर। कुमार विक्रांत, अभी छोड़िए, अभी हमको लगता है जनादेश का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। ये मुट्ठी बंद रहे तो अच्छा है, खोलने ना दीजिए फिलहाल प्रियंका गांधी की मुट्ठी। लेकिन दूसरी तरफ अशोक सिंघल, आप उस हेडक्वार्टर में मौजूद है। 2014 में यहीं पर पहुंच के प्रधानमंत्री मोदी ने मैन ऑफ द मैच कहा था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट तक बता दिया था अमित शाह को। उत्तर प्रदेश में जो जीत मिली थी, और इस बार तो पूरी स्ट्रेटेजी उन्हीं के हाथ में थी। लग क्या रहा है? अशोक सिंघल, देखिए, जो एग्जिट पोल आए हैं, जो उस अनुमान है बीजेपी का, उससे बहुत उत्साहित है बीजेपी। एग्जिट पोल के बाद तो बहुत उत्साहित है बीजेपी, और यूपी के 2014 से बेहतर नतीजों की उम्मीद कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य से मैंने बात की थी प्रसून थोड़ी देर पहले, उन्होंने तो पूरा एजेंडा गिना दिया कि यूपी में क्या क्या करने वाली है बीजेपी, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी। मुख्यमंत्री बनेगा तो वहां राम मंदिर के लिए भी कोशिशें की जाएगी, जो जो अड़चने हैं। लेकिन नतीजे बताएंगे कि क्या जो एग्जिट पोल आए हैं उसी दिशा में जा रहे हैं नतीजे, उतनी सीटें मिल रही हैं या सरकार बन रही है। लेकिन उत्साहित है बीजेपी एग्जिट पोल के बाद, ये बात स्पष्ट है। चाहे वो अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो या टॉप लीडर्स हो, सबको लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल से पहले उतने कॉन्फिडेंट नहीं दिखते थे, एग्जिट पोल के बाद काफी कॉन्फिडेंट है। उनको लग रहा है कि अंडर करंट था, लोग चाहते थे कि बदलाव होगा, इसीलिए उनको लग रहा है कि हम कर रहे थे कि इसकी गिनती शुरुआत में होगी। ये ऋषिकेश की तस्वीरें थी जहां से आ रही है, ये कमोवेश हर जगह पर इसी तरीके से पहले इसकी गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम जो है वो दबना शुरू होगा। उसके बटन ये ट्रक पे जो लाए गए हैं, ये ऋषिकेश की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हाँ अशोक सिंघल, अपनी बात पूरी कीजिए आप। देखिए, पहले तो मैं आपको एक यहाँ का नजारा दिखा दूं। सफाई हो रही है बीजेपी ऑफिस में, अभी कोई ज्यादा हलचल नहीं है, एलईडी लगा दिया गया है। और लेकिन उम्मीद है, तैयारियां की गई हैं प्रसून बीजेपी में। बताया जा रहा है कि लड्डू तैयार किए गए हैं, बम पटाखे इन्होंने तैयार किए हैं ताकि जश्न मनाया जाए, सेलिब्रेशन किया जाए। तमाम बड़े लीडर्स को, जो यूपी के ओम माथुर हैं, प्रभारी हैं, उनको लखनऊ जाने के लिए बोल दिया गया, लखनऊ जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ जा रहे हैं ताकि यूपी के हेडक्वार्टर में जश्न मनाया जाए। यहाँ भी अमित शाह जैसे नतीजे आ जाएंगे, पार्टी ऑफिस आएंगे, सेलिब्रेशन होगा। पूरी बीजेपी ने पूरा खाका बना रखा है सेलिब्रेशन को लेके। चलिए, तो एक दायरा खींचा गया है, बताया गया। अंशुमन जी, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडिया टुडे के एडिटर हिंदी के। अंशुमन जी, लगातार हम लोग एक बात को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जिट पोल के जरिए मीडिया की साख भी क्या दांव पर है? देखिए, तो खैर एग्जिट पोल एग्जिट हो चुकी है, अब तो एग्जैक्ट पोल का टाइम है। 1 घंटे बाद हमारे साथ पास एग्जैक्ट पोल होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अक्सर ये सवाल पूछता रहता हूं, संजय से भी जानना चाहूंगा कि एग्जिट पोल्स का बेनिफिट्स होता किसको है? राजनीतिक दलों के लिए चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। ओपिनियन पोल्स तक तो हम मान सकते हैं, उसके बाद एग्जिट पोल्स केवल हम अपने लेवल पर अपनी क्षमताएं टटोलने की कोशिश करते हैं कि हम पत्रकार कितना गहराई से राजनीति को, लोगों के जनमानस को और उनकी वरीयताओं को समझ पाते हैं। सिर्फ यही 24 घंटे के लिए ये सारी कवायद होती है। इसके बाद जब एग्जिट पोल आ जाता है तो एग्जिट पोल केवल रिकॉर्ड में चले जाते हैं। नल्ली जी, देखिए, नहीं, हम उसको छोड़ दीजिए, वो जो हमारे साथ जुड़े, हमने उस सवाल को कर दिया। बीजेपी के भीतर उत्तर प्रदेश में कौन सीएम बनेगा, इसको लेकर जबरदस्त होड़ चल रही है पिछले 48 घंटों से। और ये उत्साह जो है, ये उत्साह क्या दिखलाता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, या ये उत्साह दिखलाता है कि उस पार्टी के भीतर एक होड़ है? उस पार्टी के भीतर एक होड़ है, कौतूहल तो है ही।
लेकिन मुझे लगता है कि देखिए इस वक्त बड़ा ही अचंभा हुआ, जो पिछली स्टेट इन्होंने जो जीती असम में, वहाँ सर्बानंद सोनोवाल को एकदम से दिखाया गया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी को पीछे रखा गया था। आपको याद होगा केवल 3 रैलीज की थी। इस बार 21 रैली हैं या उससे भी ज़्यादा प्रधानमंत्री की, 3 दिन वो रहे। तो इसलिए ये लगता है कि जो सेहरा बंधेगा प्रधानमंत्री और अमित शाह के सर पर। अब जो सेकंड रंग के रह जाएंगे नेता अगले 5 साल तक भी उत्तर प्रदेश में, उनमें होड़ है। बेशक आपने नाम ले दिया मौर्य जी का, सिद्धार्थनाथ सिंह का, चाहे 2-3 और का, तो ये होड़ की बात है पार्टी के भीतर। कमेंट लेंगे, हम ब्रेक लेना है, हमको लगता है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। उर्मिलेश जी, बीजेपी का एंथुसियाज्म जो है जीत को लेकर और राहुल गांधी की जो खामोशी है, इन दोनों के बीच आप दोनों के राजनीतिक पॉलिटिकल मिजाज को देखते हैं या मौजूदा वक्त की स्थितियां ऐसी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि अगर वो चुनाव जीतती है उत्तर प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री का जो चयन है, मैं समझता हूं कि बीजेपी 2019 के चुनावों के मद्देनजर करेगी। सामाजिक समीकरणों पर अब ये ध्यान देने लगी है पार्टी, जो पहले सिर्फ सांप्रदायिक या धार्मिक मुद्दों पर ज़्यादा एक्टिव रहती थी या ध्यान देती थी। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में चयन जो है ये कोई बहुत कठिन काम नहीं होगा। मोदी साहब और अमित शाह जिसको चाहेंगे वो बनाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो पिछड़े वर्ग से किसी को बनाएंगे। ऐसी मेरी, आपको ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है। कोई नाम जहन में आता है यूपी का लेकर? बीजेपी अगर मान लीजिए जीत गई तो देखिए, इन्होंने तो पहले परिपाटी तोड़ी है कि मराठा सीएम क्यों ब्राह्मण देंगे, आदिवासी सीएम क्यों गैर आदिवासी देंगे। लेकिन यूपी में मैं सहमत हूं कि इनको अभी जिस वोट बेस को नॉन यादव ओबीसी को मजबूत करना है, उसमें नॉन यादव ओबीसी सीएम इनको देना होगा, ऐसा एक स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट है। लेकिन मोदी जी उल्टा सोचने के लिए प्रसिद्ध हैं, हो सकता है वो दूसरे ढंग से सोचें। हम ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू की जाएगी। तो बीजेपी का हेडक्वार्टर हो, समाजवादी पार्टी का हेडक्वार्टर हो, कांग्रेस का हेडक्वार्टर हो, सब जगह हमने घूम लिया। एक शख्स ऐसा है जो दिल्ली में सीएम हाउस, केजरीवाल का घर। आशुतोष, जरा दिखाइए और बताइए वहां क्या आलम है। नतीजे आने में बस अब कुछ वक्त ही बाकी है और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर स्टेज सज चुका है। जश्न की तैयारियां हो चुकी हैं। तमाम कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो यहाँ पर आएंगे काउंटिंग देखने के लिए, रिजल्ट्स देखने के लिए। और इस बीच एक उम्मीद है और साथ ही अरविंद केजरीवाल के मंसूबों के लिए एक बड़ा दिन है। अगर आज चुनाव जीतते हैं तो दिल्ली से नई दिल्ली का सफर चंडीगढ़ से होकर तय होगा और अगर हारते हैं तो ये किसी और राज्य में दिल्ली के बाहर उनका फैलाव होगा। पार्टी के लिए एक बड़ा दिन, अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा दिन। दिल्ली से मैं आशुतोष, आज तक। संजय, भारत की राजनीति में केजरीवाल का उदय क्या कोई वैकल्पिक राजनीति की दृष्टि से वाकई है या वो भी मोल्ड कर गए हैं कि हमें चुनाव जीतना है? नहीं, जब शुरुआत हुई थी तो बिल्कुल वैकल्पिक राजनीति की तरफ एक संकेत था, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन अब जिस तरह से राजनीति चल रही है, जिस तरह से टिकट का बंटवारा हो रहा है और जिस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लगता है वो भी आम जो देश की जो आम राजनीति है उसकी मुख्य धारा में शामिल होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अंशुमन जी, क्या टिकटों का देना, क्या चुनाव लड़ने के लिए जो पूरी स्ट्रेटजी बनाना, वो पूरा ध्यान केजरीवाल का भी सिर्फ जीत के मद्देनजर ही होगा? देखिए, केजरीवाल बहुत कोशिश के बाद भी भारतीय राजनीति का जो मॉडल है उसे तोड़ नहीं पाए। कोशिश ये थी कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो एक नया पॉलिटिकल मॉडल लेके आएगी और उसी से एक नए तरीके की गवर्नेंस भी निकलेगी, क्योंकि भारत में पॉलिटिक्स और गवर्नेंस एक दूसरे से कनेक्ट करती। पर हमने देखा कि धीमे धीमे दिल्ली की पूरी राजनीति में वो पॉलिटिकल मॉडल नहीं टूटा और पंजाब जाते जाते वो पूरी तरह से उसी मॉडल पर चले गए जो मॉडल भारत की पारंपरिक राजनीति का है। लेकिन इसमें एक पहलू बड़ा है कि दिल्ली को आप एक्सेप्शन मान सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एक विशेष तरीके का राज्य है। पंजाब एक फुल डेमोक्रेटिक पूरा स्टेट है। तो क्या पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है, ध्यान रखने की बात है कि वो तीसरी ऐसी पार्टी होगी भारत में जो एक से अधिक राज्य में सरकार बना रही होगी। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतती है भाजपा और कांग्रेस के बाद तो जीतती है, तो क्या वो राजनीति का नया मॉडल इन्वेंट कर पाएंगे वहां, या ये वापस उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे? वोटर एक नया मॉडल इन्वेंट कर रहा है। तस्वीर एक दिखला रहे हैं, ये बनारस की तस्वीर है जहां पर काउंटिंग होनी है। वहां पर किस तरीके की तैयारी, अब चंद मिनट बचे हैं इन स्थिति पे उर्मिला जी। लेकिन एक चीज और है, एग्जिट पोल में पंजाब ही एकमात्र है जहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी टक्कर में दिखाई दे रही है, बाकी जगहों पर बीजेपी जीत रही है। और आप बार बार कहते हो टेलीविजन का बड़ा असर हो गया है, तो जरा कल्पना कीजिए कि आज 2 तस्वीरें अगर चलेंगी स्क्रीन पर, अगर खुदा न खास्ता आम आदमी पार्टी पंजाब में जीते, एक तरफ मोदी होंगे, एक तरफ केजरीवाल होंगे। बिल्कुल, इसका मतलब कांग्रेस खाली, इसका मतलब कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की
जो भारतीय जनता, देखिए आज की तारीख में ममता बनर्जी जी हों, नीतीश कुमार जी हों, लालू यादव जी हों, अखिलेश जी हों, जो भी हों, लेकिन माना यह जाता है कि 2019 की जो लड़ाई होगी उसमें मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी ही मुख्य पात्र होंगे विकल्प की। लेकिन अगर पंजाब का इलेक्शन बदल जाता है, उसका रिजल्ट जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में चला जाता है, तो भले ही आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली की पार्टी हो और पंजाब में हो जाए, विकल्प की राजनीति भारत में संसदीय राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप होगा केजरीवाल का। लोग ऐसे स्टेट्स में भी उनकी तरफ मुखातिब होंगे जिन स्टेट्स में अभी उनकी यूनिट नहीं बनी है। तो इतने एनालिसिस लगातार हम करते रहेंगे। ये हम बता दें कि हम एक ब्रेक ले रहे हैं और लौटेंगे 7:55 पे, और उसके बाद कोई ब्रेक नहीं लिया जाएगा स्थिति जब तक इस देश में 5 राज्यों की साफ नहीं हो जाती तब तक।